मैं मनीषा उपाध्याय, मंगलातन विश्वविद्यालय 20वां अलीगढ़ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लैंग्वेज ऑफ मीडिया की बात करेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ मीडिया में ख़ास तौर से भारत में हिंदी का ज़्यादा प्रावधान है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चलता है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ मीडिया में हम बात करेंगे आज जनसंचार की। तो जनसंचार और उसके माध्यम तमाम तरह के होते हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। आज हम अपने इस लेक्चर में उसी की बात करते हैं। जनसंचार के माध्यम को जानने से पहले हमें जानना है कि जनसंचार है क्या। जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। इसका अभिप्राय बहुल मात्रा में या फिर भारी मात्रा में, या यूँ कहें कि बहुत सारे लोगों तक अधिक मात्रा में कोई संचार, सूचना या संदेश पहुंचाना होता है, और वो संचार के माध्यम से होता है, तो वही एक जनसंचार है। एक, या यूँ कहें कि एक साथ एक बहुत बड़े मिश्रित जनसमूह को संदेश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार में संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। यह शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू ट्रांजिस्ट, अर्थात सामान्यीकरण, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना व संप्रेषण। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के संप्रेषण से सूचना, जानकारी, ज्ञान या मनोभाव का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अभी अगर हम बात करें विशेषज्ञों की, तो संचार के विषय में कुछ विशेषज्ञों का ये कहना भी है कि संचार मतलब संप्रेषण सामाजिक मान्यताओं का संचारण है या अनुभव का बांटना ही संचार होता है। तो विशेषज्ञों की राय से हम ये कह सकते हैं, और संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो संबंधों पर आधारित है। यह संबंध जोड़ने का एक बड़ा हथियार है। यह व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना संचार का ही काम है। अतः संचार सामाजिक पारस्परिक क्रिया की प्रक्रिया है। संचार का सामान्य अर्थ लोगों का आपस में विचार, आचार, ज्ञान तथा भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संचार ही विकास है। तो ये तो एक बात हुई संचार की संचार क्या है और विकास क्या है उसका, और संचार कैसे विकसित होता है, कैसे एक दूसरे तक पहुंचता है। सूचना, विचारों, अभिव्यक्तियों को और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने की कला का नाम संचार है। संचार की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी है, और अगर हम बात करें एशले मोंटुंग और फ्लोइड मेडसन, ये कहते हैं कि वह असंख्य ढंग जिससे मानवता से संबंध रखा जा सकता है, केवल शब्दों या संगीत, चित्रों या मुद्रण द्वारा, इशारों या अंग प्रदर्शन, शारीरिक मुद्रा या पक्षियों के परों से सभी की आंखों तथा कानों तक संदेश पहुंचाना ही जनसंचार है। वहीं डेविड ह्यूम कहते हैं कि जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार ही बताता है
कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो। सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राजा हो या सैनिक अधिकारियों का शासन हो, यह स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो, जनसंचार माध्यम से ही यह पता चलता है। नए ज्ञान के संबंध में अधिकाधिक लोगों को मालूम होना प्रसार है। प्रसार फैलने या व्याप्त होने की क्रिया है। संप्रेषण में संदेश भेजने का कार्य भी सम्मिलित है। किसी तथ्य, सूचना, ज्ञान, विचार और मनोरंजन को व्यापक ढंग से जनसम्मान तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही जनसंचार है। जनसंचार एक सहज प्रवृत्ति है। संचार ही जीवन है। संचार शून्यता तो मृत्यु के समान होती है। आधुनिक जनजीवन और सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना जनसंचार साधनों द्वारा सुव्यवस्थित है। वे ही जनता, समाज, राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं। संचार व्यवस्था समाज की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति के विकास का माध्यम है। असभ्य को सभ्य, संकीर्ण को उदार तथा नर को नारायण बनाने की अभूतपूर्व शक्ति संचार में निहित है। इसके बिना मानव गरिमा की कल्पना नहीं की जा सकती। संचार ही तथ्यों और विचारधाराओं के विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है। तो ये हम जनसंचार की बात हमने की है। अब बात आती है जनसंचार के माध्यम की। तो एक होता है परंपरागत माध्यम। मनुष्य पुराने जमाने से अपने विचार, भावनाएं, संदेश को व्यक्त करने के लिए परंपरा से चले आए जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करता रहा है। परंपरागत माध्यमों में कालानुरूप बदलाव दिखाई देते आए हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें बदली हैं और वह परंपरागत जनसंचार माध्यम कुछ हद तक आज भी प्रभावी दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें धार्मिक जनसंचार की, मतलब धार्मिक संचार माध्यम की, तो अलग अलग धर्म गुरु जो होते हैं, धर्म प्रचार प्रसार के लिए देश और विदेश में भ्रमण करते थे वो, और तब उनके द्वारा जो भी जनसंचार कार्य होता था, जब वे भ्रमण करते थे तो वह प्रवचन देते थे, चित्र दिखाते थे, वार्ता सुनाते थे, संगीत या कला का सहारा लेते थे। उससे भी जनसंचार का कार्य होता था। दूसरा आता है लोकगीत। पुराने ज़माने में लेकर अब तक, वर्तमान समय तक, सामान्य मानव जो है उसके भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की कला जो है वो भी संगीत की श्रेणी में लोकगीत कहलाती है। विविधता में एकता इस देश की विशेषता रही है और इस देश में त्योहारों का बड़ा महत्व होता है। हर त्योहारों में गीत गाए जाते हैं, जैसे फसल कटाई, बच्चे के समय, उसके जन्म के समय, बच्चे का जब जन्म होता है, विवाह के समय, मुंडन के समय गीत गाए जाते हैं। तो भारत की ग्रामीण जनता इन गीतों को आज भी बड़े आनंद के साथ गाती है और इसी कारण लोकगीत ग्रामीण जनसंचार के प्रभावी माध्यम है जो आज भी प्रचलित है, जिससे आज भी जनसंचार का कार्य हो रहा है। तीसरी बात करते हैं लोक कथाओं की। लोक कथा, भारत में लोक कथाएं पुराने ज़माने से ही मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी एक दूसरे के पास जाती रही हैं। लोक कथा का जो मूल उद्देश्य है वो लोगों का मनोरंजन करने के साथ समाज को एक ज्ञान या बोध प्रदान करना होता है। इसमें जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, वेताल पंचविशी, शुक सप्तति आदि की कथाएं जो प्रचलित हैं, जिससे मानव प्राणी के रहन सहन एवं उसके जो संस्कार हैं उनको बढ़ाने में लोक कथाओं का एक काम रहा है, वो जनसंचार का कार्य करती रही है। बात आती है अब लोक कला की। लोक नाट्य दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण प्राचीन काल से जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। भारत के हर प्रांत की अपनी अपनी एक लोक कलाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रामलीला, पंजाब का भांगड़ा, महाराष्ट्र की लावणी या गोंधल, राजस्थान की कठपुतली कला, ये सब है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम की हम बात करते हैं तो मानव हमेशा प्रगति की राह पर चलता रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप जनसंचार क्षेत्र में मानव ने प्रगति की है और कर भी रहा है। वर्तमान में कुछ ही पल में संदेश यहाँ से वहाँ
हम भेज सकते हैं। विश्व घटित जो घटनाएं हैं दृश्य श्रव्य माध्यम से हम चैनल द्वारा देख सकते हैं। आधुनिक जनसंचार माध्यम में पहला प्रयास डाक माध्यम से हुआ था और पहले डाक सेवा जो थी वो सिर्फ शासकीय कार्य यानी सरकारी कार्यों तक सीमित थी। बाद में ये सेवा सामान्य जनता के लिए शुरू हुई। इन्हीं में बहुत सारे एक माध्यम है, जैसे कि रेडियो। रेडियो जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है। इसे आकाशवाणी भी कहा जाता है। जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुँचता वहाँ रेडियो द्वारा जनसंचार का कार्य होता है। मनोरंजनात्मक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की वजह से रेडियो निरक्षर और गरीब जनता में लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम आज भी है। दूरदर्शन। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। पहले सिर्फ समाचार रेडियो पे सुन सकते थे, पर दूरदर्शन के आगमन से लोग घर पर ही विश्व में होने वाली अच्छी बुरी घटना का सीधा प्रसारण दूरदर्शन तरंगों द्वारा देख और सुन सकते हैं। इसी कारण वह जनसंचार के माध्यम में प्रभावशाली माध्यम कहलाता है। अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दूरदर्शन ने जो है जबरदस्त काम किया है और इसकी क्षमता दूरदर्शन में रही है कि वो इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर सके अपने कार्यक्रमों के द्वारा। इसी कारण दर्शकों की पहली पसंद भी दूरदर्शन रहा है। दूरदर्शन पर आज कई चैनल हैं जो दिन भर लगातार समाचार प्रसारित करते रहते हैं, जिसमें हर घटना का विस्तृत स्पष्टीकरण भी होता है। इसलिए दूरदर्शन जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। तीसरी बात करते हैं विज्ञापन। आजकल बाजार में आने वाली हर वस्तु और सेवा को सम्मोहक जानकारी देने का एक ठोस माध्यम विज्ञापन है। इसका बाजार में अपना अस्तित्व जमाने के लिए हर उद्योग समूह जो है वो विज्ञापन के माध्यम से अपनी बात, वस्तु और सेवा दूसरों के मुकाबले कितनी अच्छी है या फिर दिखाने का जो कार्य है वो विज्ञापन द्वारा करवाते हैं। विज्ञापन मनुष्य की आशा पूर्ति यानी कि उनकी इच्छा पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जो उन्हें चाहिए होता है वो विज्ञापन के जरिए वो देखते हैं और खरीदते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी देना है, उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करना, उसमें रुचि उत्पन्न करना, उसकी मांग को बढ़ाना, बिक्री को बढ़ाना। ये सारी चीज़ें विज्ञापन में आती हैं, जिससे आदमी वस्तु की ओर आकर्षित होता है। स्वच्छता, परिवार नियोजन, नशा मुक्ति के विज्ञापन द्वारा भी जनसंचार का कार्य किया जाता है। तो ये भी एक सशक्त माध्यम है जनसंचार का। फिल्म फिल्म बहुत पसंद करते हैं लोग, तो फिल्म भी एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। वह भी जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। ये कलात्मक माध्यम होने के कारण इसमें अभिनय के साथ साथ नाट्य, संगीत, नृत्य, शिल्प का भी प्रयोग होता है। सिनेमा के निर्देशक, गीतकार, अभिनेता गण जो होते हैं वो समाज के हित सामने रखकर फिल्म का निर्माण करते हैं। फिल्म की कथा, उसमें सामाजिक समस्या, देश प्रेम, इंसानियत, दोस्ती, संस्कृति होती है। कई फिल्मों में बाल मजदूरी, नारी पीड़ा, दहेज समस्या, एड्स, नशा ऐसे जन जागृति पूरक विषय पर भी फिल्म दिखाई जाती है, बनती है। इससे जनसंचार होता है, लोग समझते हैं, सोचते हैं, उसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये संचार का माध्यम है। कंप्यूटर वर्तमान युग में जनसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावी माध्यम कंप्यूटर है। व्यापार हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, अंतरिक्ष, पर्यावरण, चिकित्सा, कोई भी क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वह कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो सकी है और उसे सफल करने में इंटरनेट का बड़ा हाथ रहा है, वो बड़ा मददगार रहा है। इंटरनेट कई कंप्यूटर को जोड़ने का काम इंटरनेट करता है। इंटरनेट की सहायता से ही इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने से अपना संदेश कुछ ही पलों में भेज सकते हैं। सारा विश्व इंटरनेट द्वारा एक सूत्र में बांध दिया गया है। बल्कि छोटी जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी आज इंटरनेट पर उपलब्ध है और वर्तमान में अगर बात करें तो इंटरनेट जीवन की एक ज़रूरत बन गया है, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा, सामाजिक संबंध, मनोरंजन, चिकित्सा,
ये सारी चीज़ें जिनकी जानकारी हमें मिलती है वो इंटरनेट के माध्यम से है। विदेशों में रहने वाले लोग इंटरनेट पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही भारतीय समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। हम बाहर के समाचारों को यहाँ पढ़ सकते हैं। वर्तमान में इंटरनेट जनसंचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। इसके अलावा पेजर, सेल्युलर फ़ोन, फैक्स, इन सब से भी जनसंचार का आदान-प्रदान बहुत ही सरलता से होता है। पुराने ज़माने में जनसंचार का जो काम है वो धर्म प्रचारक, धर्मगुरु, लोकगीत के माध्यम से होता था, लोक कथा के माध्यम से होता था, लोक कला के माध्यम से होता था। और स्वतंत्रता आंदोलन के जो अगर शुरुआती दौर की हम बात करें तो जनसंचार के जो परंपरागत माध्यम ही प्रभावी होते थे। आधुनिक माध्यम में समाचार पत्र आज भी जनसंचार का एक प्रभावी तरीका है, माध्यम है। अगर हम काल के अनुसार देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है, माध्यम जो है, वो रेडियो ने मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचाने का काम किया है। दूरदर्शन ने तो घर घर में जनसंचार के क्षेत्र में अपना स्थान निश्चित किया है, मतलब अपनी जगह बना ली है। विज्ञापन आज की ज़रूरत हो गई है। इसमें सामाजिक विज्ञापन होते हैं, जैसे दहेजबंदी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, परिवार नियोजन, स्वच्छता अभियान। ऐसे जो विज्ञापन हैं, जिनके द्वारा जनसंचार होता है और लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। फ़िल्म तो समाज के हर पहलू को छूती हुई बहुत ही लगातार आगे बढ़ रही है। समाज की बुराई, समाज के हित की बात फ़िल्म द्वारा उजागर की जा सकती है और होती भी है। कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा हम सारे विश्व की जानकारी का जो आदान-प्रदान है, वो कुछ ही पल में कर सकते हैं, जिसमें हम बात करें ईमेल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईमेल के माध्यम से हम बहुत जल्दी अपनी बात कह सकते हैं एक दूसरे तक और इंटरनेट जो है वो वर्तमान में जनसंचार के क्षेत्र में सबसे आगे माना जाता है। तो ये जनसंचार माध्यमों की जानकारी आज इस लेक्चर के माध्यम से हमने दी। जनसंचार क्या है, उसके मीडियम क्या है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे कि जनसंचार के माध्यम जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और इनका प्रयोग हम पत्रकारिता में कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ ये हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।